समय के अंधेरे में खो जाती हैं बहुत सी ऐसी जमीनें जो आसमां होती हैं। गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेम्बर्ड ओनली इन बैड डेज। मार्केट, चौराहा, बंकर, मोर्चा, कहीं भी जवान ड्यूटी दे रहा है वो सेफ नहीं था। उसको अगले मिनट का पता नहीं होता था क्या हो जाएगा। तो गाजी बाबा की पहली बात तो कि एक बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग उसके पास थी। वेल ट्रेन गोरिल्ला था, वेपन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की नॉलेज, बॉम्ब लगाने का मास्टर था। ओसामा बिन लादेन ने इनको बहुत बड़ा एक रिसेप्शन दिया था। गाजी बाबा को पकड़ना, मारना 17 महीने की मेहनत थी हमारी। मेडल है उस पर एक कंप्लीट बस्ट लगा, हार्ट वाला एरिया है, गोली इसमें पेनेट्रेट ना करके पूरा बस्ट उस मेडल ने ले लिया और आर्म पिट के अंदर डिफ्लेक्ट कर दिया। मांस को फाड़ के सारी गोलियां निकल गई, नहीं तो एक बुलेट काफी थी यहाँ। बहुत कम लोगों को पता है हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे सटीक, सबसे प्रिसाइज एंटी टेरर ऑपरेशन जिसमें मारा गया था हिंदुस्तान का ओसामा बिन लादेन यानी कि गाजी बाबा। गाजी बाबा हमारे पार्लियामेंट अटैक का मेन आर्किटेक्ट था। आज हमारे साथ हैं मिस्टर NND दुबे जी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने गाजी बाबा के टेरर अटैक ऑपरेशन को लीड किया था। BSF के इतिहास में इससे बड़ा ऑपरेशन शायद ही किया गया हो नियर हिस्ट्री में, पर अफसोस की बात है बहुत कम लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में मालूमात है। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि BSF के DG साहब ने 1630 कमेंडेशन लेटर इस टीम को दिए थे। शायद इससे ज़्यादा कमेंडेशन लेटर कभी नहीं दिए गए। 2 आर्मी गैलेंट्री मेडल्स इसमें मिले थे, 10 पुलिस विशेष सेवा मेडल्स मिले थे और तकरीबन 10 ही लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई थी। आज हम बात करेंगे दुबे जी से कि कैसे उन्होंने गाजी बाबा, या जिसको हम हिंदुस्तान का ओसामा बिन लादेन कहते हैं, उसको एलिमिनेट किया। सर, आपका इंडिया हर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत। गाजी बाबा के बारे में जब तक उसको एलिमिनेट नहीं किया गया, बहुत कम लोग, इवन उसकी फोटो भी शायद कोई पहचान नहीं पा रहे थे। इवन आपने भी उसकी फोटोज बनने के बाद ही उसको आइडेंटिफाई कंफर्मेशन हुआ। गाजी बाबा की बैकग्राउंड क्या है, उसके कितने नाम है? एक्चुअली कभी कोई 39 नंबर कोड्स थे, कोड्स 39, और ये बेसिकली बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान से था और मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था। इसने उसके साथ अफगानिस्तान के अंदर गोरिल्ला ट्रेनिंग ली थी और रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ा था 8-9 साल। और ये जब रशियन फोर्सेस का विड्रॉल हुआ और जितने बहावलपुर और पंजाब एरिया के मुजाहिद अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव थे, जब ये वहां से विड्रॉ किए, जब अफगानिस्तान से रशिया चला गया तो ये भी विड्रॉ करके आ गए क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया। इनको इन्हीं सारे रिसोर्सेज को इंडिया में डाइवर्ट किया गया और गाजी बाबा उनमें से एक था। तो गाजी बाबा की पहली बात तो कि एक बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग उसके पास थी। वो एक वेल ट्रेन गोरिल्ला था जो कि एडवर्स कंडीशन में लंबे समय तक जी कर काम करने की क्षमता उसके अंदर थी। वेपन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की नॉलेज थी, एक्सप्लोसिव ID डिवाइस, बॉम्ब लगाने का मास्टर था, कार ड्राइव कर सकता था और वह लोकल पॉपुलेशन के अंदर, साउथ कश्मीर के लोकल पॉपुलेशन के अंदर और श्रीनगर सिटी एंड अराउंड एरिया के अंदर उसने बहुत अच्छे अच्छे बेसेस क्रिएट कर लिए थे। उन्हीं बेसेस और हाइड आउट के अंदर वो सर्वाइव करता था और वो एक जगह पे ठहरता नहीं था। बहुत ही रेस्टलेस आदमी था। हार्डली 2 घंटे से ज्यादा वो किसी एक हाइड आउट में नहीं रुकता था। 2 घंटे से ज्यादा? 2 घंटे, रात को भी 2-2, 3-3 हाइड आउट चेंज करता था। सिटी के अंदर ही क्लोज बाई उसके कई हाइड आउट थे। उसको ये था कि अगर हम जरा भी लैक्सिटी लाएंगे अपने लाइफ में तो सिक्योरिटी फोर्सेज का शिकार बनेंगे। यही वजह है कि बहुत लंबे दिन तक वो सर्वाइव किया। और जिस रात हमारा ऑपरेशन था, उस रात भी अगर हम उतने वक्त रेड ना करते तो शायद वो अड्डा बदल देता, हमारे हाथ से निकल जाता। तो उसको ऑपरेट करना, गाजी बाबा को पकड़ना, मारना 17 महीने की मेहनत थी हमारी। पार्लियामेंट अटैक के बाद 17 मंथ्स तक हमने काम किया उसके ऊपर। 1-2 क्लू भी हमको मिले, आर्मी के थ्रू मिले, इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू मिले, उसको भी वर्कआउट हमने किया, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हुए। तो उसको पकड़ना या मारना एक बहुत भारी चुनौती थी। हमको पता था ये इनकाउंटर जो जब भी ये होगा, ये इनकाउंटर बड़ा ही पिच इनकाउंटर होगा, आसानी से हमारे हाथ। रादर सर, ये कहते हैं कि जिस समय आपने गाजी बाबा का इनकाउंटर किया था उस समय हमारी प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसीज, नाम नहीं लेते, वो तो ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि गाजी बाबा इंडिया में सही बात है। वो कहते थे पाकिस्तान में कहीं बैठा हुआ है। बात है ये, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंस
इनपुट में भी खामियां होती हैं, Obviously. एजेंसीज भी कई बार फेल कर जाती है, बट ये जहां तक आपने बोला है सच्चाई है कि लोगों को क्लू नहीं था और उसके बड़े ही मिक्स रिपोर्ट उसके बारे में आती थी और एजेंसीज भी बहुत ही क्लियर कट श्योर नहीं थी कि गाजी बाबा सिटी के अंदर है। ये एक सच्चाई है और अदरवाइज तो ये ऑपरेशन शायद पहले हुआ होता और किसी और तरीके से होता। जी रादर आई रिमेम्बर जिस दिन गाजी बाबा का ऑपरेशन हुआ था 2-2:30 बजे के करीब फिल्टर होकर के बीएसएफ हेडक्वार्टर जी सेल के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंची कि गाजी बाबा एलिमिनेट कर दिया, तो हाफ ऑफ द ऑफिसर वो कहते नहीं ये तो ऐसे ही फेक न्यूज है। हाँ नेचुरली उसमें क्या हुआ कि इतने उसके लेयर टू लेयर एविडेंसेस जुटाए गए। शुरू में जैश ने क्लेम किया, उसके बाद गाजी बाबा हाइड आउट के अंदर से ही उसने जो इंटरसेप्शन उसका पकड़ा गया, मास्टर कंट्रोल पाकिस्तान पीओके में जो उसने अपना कम्युनिकेशन भेजा वो इंटरसेप्ट हुआ। उसके बाद गाजी बाबा के जेब में जो आइडेंटिटी कार्ड मिला, आइडेंटिटी कार्ड में उसका नाम लिखा था, उसके एल्बम से जो पूरे डिटेल मिली और उसकी डेड बॉडी को नसीर नाम के इंटरव्यूअर ने जो जी न्यूज का था उसने उसका लाइव इंटरव्यू लिया था तो उसने पहचाना। उसके बाद हमारे पास खुद एक पाकिस्तानी अंसार भाई जो एक दिन पहले गाजी बाबा का डेप्टी चीज था, वो अलाइव हमारे कैप्टिविटी में था। अच्छा, सुसाइड बम्बर। तो ये सारे हमारे पास इतने ज्यादा सबूत थे और इतने ज्यादा ह्यूमन कंफर्मेशन के हमारे पास टूल्स थे कि गाजी बाबा की आइडेंटिटी को हम जान करके एक्स्ट्रा क्लियर करना चाहते थे कि लेट देयर नॉट बी लिटिल अमाउंट ऑफ डाउट अबाउट हिज आइडेंटिटी। हाँ, और वो करने में हम कामयाब रहे। लास्ट में उन्हें एक्सेप्ट भी करना पड़ा और बहावलपुर में उसका एक सिंबॉलिकल नमाज जनाजा भी हुआ जिसमें 4 लोग शामिल हुए थे। 4 लाख लोग शामिल। ये गाजी बाबा ही था जिसको हेलीकॉप्टर वगैरह भी चलाना आता था। यस, ही वाज द पर्सन, ऐसा कहा जाता है। ऐसी न्यूज़ थी कि ही हैड ट्रेन्ड हिमसेल्फ फॉर इवन टेकिंग ऑफ विद स्मॉल हेलीकॉप्टर एनीथिंग एयरबॉर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं गाजी बाबा को इनको ओसामा बिन लादेन से भी लिंक किया जाता था। तो लिंक था ही इसलिए कि जब IC-814 रिलीज हुआ कंधार एयरपोर्ट पे तो हाईजैकर्स ये सारे मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग थे। उसी का कजिन था जो चीफ जिसका रेड कैप जो कि पूरे हाईजैकर्स की टीम को लीड कर रहा था। तो ये लोग रात को जब क्रॉस हुए क्वेटा बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान गए तो उसमें ओसामा बिन लादेन ने इनको बहुत बड़ा एक स्वागत, एक रिसेप्शन दिया था तो कंधार के पास, और उस रिसेप्शन में इनको इस्तकबाल किया था इनका। तो ओसामा बिन लादेन तो वो आपको पता ही है कि उसने 9/11 उसके बाद किया। 9/11 की घटना बेसिकली उसके बाद हुई, जिसके बाद वो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना। और ये जो हाईजैकर्स त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो उन्होंने IC-814 के अंदर बोर्ड किए जो पैसेंजर, इनके बोर्डिंग कार्ड भी इन्होंने वहां बंकर में छोड़ दिए थे। ओसामा बिन लादेन के बंकर में छोड़ दिए। तो बाद अबू जिंदल उसका जो बॉडीगार्ड था, अबू जिंदाल को जब पकड़ा गया, उसको अमेरिकन फोर्सेज ने पकड़ा और इंट्रोगेट किया तो उनको वो वहां पड़े हुए वो बोर्डिंग कार्ड भी मिले जो उसी IC-814 के ही बोर्डिंग कार्ड थे। तो ये तो सारे लिंकेजेस कनेक्ट करता है कि इस पूरे घटनाक्रम में ये सारे एलिमेंट इंटरकनेक्टेड थे और इनका सबका अपना मुख्तलिफ रोल था कि कब कहाँ क्या होगा, तो वहां हमारा रोल ये होगा। Now sir, coming to the main thing, गाजी बाबा का एनकाउंटर जी, how you got the tip of उसका जो टिप ऑफ गाजी बाबा का, तो एक्चुअल टिप ऑफ ये था कि उसकी वहां प्रेजेंस के बारे में इससे पहले 2 बार इंडिकेशंस था। एक बार आर्मी एक यूनिट के थ्रू डायरेक्शन फाइंडर के और मैप पे प्लॉटिंग के जरिए हमको इंडिकेशन मिला था। वो ग्रिड रेफरेंस होता है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी तो तब अवेलेबल थी नहीं। बिल्कुल। उस ग्रिड रेफरेंस को जब हम ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे थे तो जनरल एरिया वो आ रहा था। उसके फॉलोअप में 1-2 बार सर्च भी हुआ, लेकिन उस सर्च में गाजी बाबा मिला नहीं हमको। मेन रीजन था कि गाजी बाबा सिंपल मकान के किसी कमरे में नहीं रहता था, वो एक सीक्रेट चैम्बर डिजाइन किया हुआ था, स्पेशली डिजाइन किया था जिसके अंदर रहता था। तो आप किसी भी घर मकान को नॉर्मल सर्च अप करेंगे तो उसमें वो नहीं मिलेगा जब तक आपको सीक्रेट चैम्बर का पिन पॉइंट नॉलेज नहीं होगा। तो हुआ ऐसे ही कि प्रधानमंत्री महोदय का विजिट अगस्त 2003 में श्रीनगर में, उससे ठीक 1 साल पहले के लगभग वो श्रीनगर सिटी के अंदर अपना अड्डा बना चुका था और उस अड्डे में शिफ्ट हो चुका था। किलिंग्स टॉप पे थी, कॉप किलिंग की उतनी संख्या किसी भी सन में नहीं थी। आर्मी, CRPF, JK पुलिस, BSF, SSB, ITBP, इन जवानों की पिन पॉइंट यूनिफॉर्म देख करके साइलेंसर पिस्टल से किलिंग करना,
यानी दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन एक घटना हो जाती थी, किसी किसी दिन 2-2 किलिंग हो जाती थी। तो पूरा श्रीनगर सिटी डिस्टर्ब था और ग्रेनेड अटैक्स मल्टीप्लायर था उनका, साथ साथ आईडी ब्लास्ट होते थे, सुसाइड अटैक्स होते थे। ये इतना फैटल था कि श्रीनगर सिटी पूरी अनसेफ जोन में थी। यानी पेट्रोल एम्बुश मूव करते समय, गाड़ी से आते जाते समय, मार्केट, चौराहा, बंकर, मोर्चा, कहीं भी जवान ड्यूटी दे रहा है, वो सेफ नहीं था। उसको अगले मिनट का पता नहीं होता था क्या हो जाएगा। और ये सारा कांड गाजी बाबा उसी हाइडआउट से करता था। तो प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के समय कुछ ज्यादा एक्टिवेट हो गया वो, और उसने दौरे के पहले दिन ही लाल चौक के ग्रीनवे होटल पे एक अटैक प्लान किया, जिसमें पाकिस्तानी सुसाइडर्स ने अटैक किया। वो ऑपरेशन BSF और JK पुलिस ने पूरी रात किया, टेररिस्ट मारे। प्रधानमंत्री जी का प्रवास था उस रात श्रीनगर के अंदर। अगले दिन जब वो जाने लगे तो एक दूसरा सुसाइडर मिशन, अंसार भाई, जो कि फैसलाबाद का रहने वाला था पाकिस्तानी, उसको वेल प्रिपेयर्ड करके, वेल इक्विप करके इनका प्लान था कि प्रधानमंत्री महोदय के काफिले या सफल नहीं हुए तो उसके आसपास के किसी एरिया में एक सेंसेशनल अटैक करना, ऐसे ही जो एक दिन पहले किया था। नेम 28 अगस्त की बात थी। अंसार भाई 27 को तो ऑलरेडी अटैक हो चुका था जी। उसको मुस्तैद BSF पेट्रोल पार्टी ने जिंदा पकड़ लिया। वहां से शुरू होती है गाजी बाबा के टिप ऑफ होने की एक्चुअल कहानी। वही इंट्रोगेशन और हमारे पास जो बेसिक लीड्स थी, कुछ बुनियादी डॉट्स थे, उनको कनेक्ट करते करते हम लोगों ने 28 की रात को ये मुकम्मल पता कर लिया कि ये गाजी बाबा का डिप्टी चीफ है जैश का, और इसका हाइड आउट फला जगह है। उस हाइड आउट को हमने 28 की रात को हम लोगों ने ब्लास्ट किया। उस हाइड आउट को क्लियर करके और उसके जो वेपन्स और कंप्लीट जो भी जैश मोहम्मद की आर्मरी पूरी हमने बस्ट की, और पूरा हथियार, गोला बारूद हम लोग वहां से निकाल के लेके आए। वो भी बेसमेंट के अंदर स्पेशली डिजाइंड एक शेल्टर था जिसके नीचे पूरी चीज रखी हुई थी। वो भी एक नॉर्मल घर कमरा नहीं था, एक किचन के नीचे पैरेलल बेसमेंट बना हुआ था बाकायदा कंस्ट्रक्ट करके। अब ये बताइए, ऐसे अड्डों की जब तक आपको पिन पॉइंट पता ना हो, हर घरों में किचन होता है, अब उसके नीचे एक कमरा होगा, किसको पता होगा। कहते हैं एक स्पेशल कारपेंटर था जो डिजाइन करता था, वो अनंतनाग कोकरनाग का रहने वाला था, और इस इंट्रोगेशन की कड़ी में हम उसको भी उठा के लाए थे। हमको मिल गया था अनंतनाग से जिंदा, यही जहाँ 22 अप्रैल की पहलगांव में घटना हुई है, दर्दनाक घटना, इसी से बहुत करीब ही वो गांव होता था। वहां से उसको 28 की रात को ले आए थे हम लोग। 29 के दिन भर इंट्रोगेशन किया, और इंट्रोगेशन के बाद 29/30 अगस्त 2003 की नाइट में गाजी बाबा के पक्का अड्डे का हम लोगों ने पता कर लिया। पता करने के बाद हम लोगों ने ज्यादा टाइम दिया नहीं, सेम नाइट 3:45 के करीब रेड किया, फिजिकली उस घर को घेरा, उसके एक एक फ्लोर को सर्च किया, और उस रूम में हम पहुंच गए एक्चुअली जिसके अंदर हाइड आउट था। रूम बिल्कुल क्लियर कट था, सेकंड फ्लोर पे रूम क्लियर था, रूम में कुछ था नहीं, लेकिन ऐसे लगता था हम खाली रूम में आ गए, बट रूम खाली नहीं था। उसकी एक दीवार के साथ पैरेलल एक चैम्बर बना हुआ था, जिसकी एंट्री एक काफी ह्यूज साइज्ड लुकिंग मिरर के थ्रू थी। लुकिंग मिरर में हिंज लगा था, यानी आप लुकिंग मिरर के हिंज को हटाएंगे तो वो एक डोर की तरह से खुलेगा, और उसके पीछे एक बाकायदा कैविटी बनी हुई जिसमें 2-3 आदमी सो सकते हैं, और उसके अंदर पूरे वेपनरी, CCTV विद नाइट विजन डिवाइस फिटेड था। तो उस रात के रेड में उसी को हमने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमारी आमने सामने की फायरिंग हुई, 1-to-1 फाइट हुआ, और उसमें गाजी बाबा तो सबसे पहले मारा गया। उसके राशिद भाई, उसके डिप्टी ने थोड़ी फाइट करने की कोशिश की, फिर वो जंप किया, वो सेकंड फ्लोर पे मारा गया, और तीसरा पाकिस्तानी अंसार भाई ऑलरेडी हमारे कैप्टिविटी में लाइव था। और उसके बाद उस हाइड आउट में क्या स्टोर मिला, मतलब क्या जखीरा मिला, जो कि जिनके हिस्ट्री के रिकवरी की वो अपने आप में अलग ही मिसाल है। वैसा सामान, वैसा एडवांस टेक्नोलॉजी का सामान, एंटी टैंक ग्रेनेड्स मिले, जो कि हम लोग तब सोच भी नहीं पाते थे कि एंटी टैंक ग्रेनेड्स की क्या जरूरत है। वो एंटी टैंक ग्रेनेड्स को सॉलिड बॉडी पे वो फोड़ते थे, राइफल ग्रेनेड लॉन्चर पे लगा के फायर करते थे, और किसी भी मेटल बॉडी पे वो फटेगा जाके, क्योंकि टैंक तो चल नहीं रहे थे, बिल्कुल, बट उस शेल का यूज उसके लिए करते। हैरानी होती थी ये कैसे हो रहा है। या व्हीकल के एम्बुश में भी वही काम, हाँ, वो काम आता था। व्हीकल की तो मेटल बॉडी है, नॉर्मल जिप्सी और हल्की गाड़ियों की बॉडी तो बड़ी ही लाइट होती थी, लेकिन जो आर्मर्ड गाड़ी होती थी तब तक बुलेट प्रूफ बंकर आ गया था। हर बटालियन में एक होता था, एक से ज्यादा नहीं होता था। उसकी बॉडी की स्टील मोटी होती थी, उस पर ब्लास्ट करना, जिप्सी के बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर ब्लास्ट करना, या किसी भी गाड़ी के नीचे
आप मारेंगे तो रोड पे फिसल करके वो जो उसका शेल है फटेगा एंड इट विल पुट इन इफेक्ट। स्टील बॉडी होती थी, बहुत ही लीथल ग्रेनेड्स। उसके बाद दिल्ली का नक्शा, कैश, बारूद तौलने की मशीन, डिजिटल डायरी और आपका सैटेलाइट मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट फोन, मतलब जिसमें कि आप पूरे वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एक नहीं कहते 2-3 मिले थे। उसके हाइड आउट से उस दिन 2 मिला था। इसमें हमारा जो कैजुअलिटी थे, एक तो आपके कोलीग जो थे, हाँ, एक तो मेरा अंगरक्षक था बलवीर सिंह, शेखावटी राजस्थान का सिपाही। वो बस लाइन के बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ फायर के बस लाइन में ही आ गया। और वो एक सबसे सैड पार्ट ऑपरेशन का रहा कि वो शहीद हुआ, उसको हम बचा नहीं पाए और वहीं गिर गया। उसके अलावा हमारे साइड में किसी की फैटेलिटी नहीं हुई। ग्रेनेड की इंजरीज में हमारे कलीग सीपी त्रिवेदी, एमआर बेनुचंद्रन, कुलदीप सिंह, राजेश भदौरिया, मानिक नाथ, उसके बाद जोशी और ओमवीर, इतने लोगों को तो ग्रेनेड की स्प्लिंटर इंजरी हुई। और एक नीलकमल दास बंगाली लड़का था जिसको 2 गोली लगी थी, एक हाथ में लगी थी, फिंगर उड़ गया था, एक शोल्डर में लगी थी। और सबको जगह छोड़ना पड़ा। और उनकी इंजरीज फैटेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सुपरफिशियल इंजरी काफ़ी लोगों की थी। बेनुचंद्रन की और नीलकमल की इंजरी ज़्यादा थी और त्रिवेदी की थी। मोस्ट फैटल मेरी थी क्योंकि मुझे 7 शॉट लगे, 7 शॉट्स। एक और सारे शॉट, हाथ तो झूल गया था मेरा, हाथ तो ये तो अभी किसी भी काम का नहीं था। मेन था पेट में जो लगा, उससे नुकसान ज्यादा हुआ, पैर का हुआ, बट ये सारी इंजरीज बाद में पता लगा अस्पताल में। वो पैर का तो शायद कह रहे हैं, पैर को और हाथ को तो आपने इतना, पैर को तो आपने ध्यान भी नहीं दिया, इसको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया था। हाथ दिख रहा था क्योंकि हाथ की इंजरी बड़ी क्लियर कट दिख रही थी और आई वाज ब्लीडिंग। संजोग रहा कि मेडिकल कॉलेज वाज वेरी क्लोज बाई। मैं खुद को, बट होश में था मैं, आई कुड वॉक, आई कुड टॉक। मैंने ऊपर से नीचे खुद ही आया, खुद ही बताया कि अच्छा, आप चलकर क्या? हाँ, चल के आया लास्ट के। हाँ, नीचे तक सीढ़ी से मैं खुद ही आया। लास्ट के सीढ़ियों में एक जवान ने मुझे सहारा दिया, कंधे में हाथ लगाया, फिर बाहर आए। फिर मैंने ब्लड ग्रुप बताया, गाड़ी में बैठा, मैंने बोला घर को घेर के रखना, एनकाउंटर आगे भी हो सकता है, कितने टेररिस्ट हैं पता तो है नहीं। एक कैजुअलिटी मैं देख पाया हूँ, 2 कोलीग अभी और अंदर हैं, एक टेररिस्ट को मैं मरा हुआ देखा हूँ, बाकी कौन है मुझे पता नहीं। तो मॉर्निंग तक घेर के रखो, हो सकता है इसमें और भी टेररिस्ट हो। और यही होता भैया ऑपरेशन में, पता तो होता नहीं कितने हैं। ये अलग बात है कि मॉर्निंग के सर्च में शहीद बलवीर सिंह की बॉडी मिली, 2 टेररिस्ट की बॉडी मिली जिसमें गाजी बाबा था। सर, वो लकी मेडल कौन सा था जो आपके चेस्ट? वो यहाँ मैं डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल होता है, उसमें एक इंसिग्निया मिलती है स्टील का, एक ओवल शेप का, ठीक, जिसमें पीछे पिन लगा होता है, ठीक, तो पिन से यूनिफॉर्म में टक्ड होता है। वो इस बात का एक प्रतीक होता है कि आपको डायरेक्टर जनरल ने आपको प्रशंसा की है कभी। वो एक तरह से मेडल है, ठीक है। उस पर एक कंप्लीट बस्ट लगा। तो उससे क्या हुआ कि जो ये हमारा ये जो कार्डिक जोन है, हार्ट वाला एरिया है, गोली इसमें पेनेट्रेट ना करके पूरा बस्ट उस मेडल ने ले लिया और आर्म पिट के अंदर डिफ्लेक्ट कर दिया। और पूरे मांस को फाड़ के सारी गोलियां निकल गई। तो पूरी सिलाई है हमारी साइड में, इसमें नहीं गई एक भी, नहीं तो एक बुलेट काफी थी यहाँ पे। वो मेडल भी अगले दिन वॉशरमैन ने खून से सने कपड़े जब ओटी से निकाले, मिले और धोया धाया, तो उसमें उसको पिन चुभा हाथ में, तो उसने वाइफ को दिया, तब पता लगा कि अच्छा इस पे कंप्लीट बस्ट लगा हुआ था। और ये जो आपका जो बुलेट अभी भी आपकी बॉडी में, गाजी बाबा का बुलेट जो अभी भी आपकी, हाँ, वो सवेनियर है मेरे पास, वो दाहिने पेट में घुसी गोली। अच्छा। और वो रीढ़ की हड्डी को ब्रूज करके, लंबर प्लेक्सस 2, 3, 4 को उसने ब्रूज किया, राइट लेग को पैरालिटिक किया मेरे। अच्छा। बहुत पेन रहता है इस पैर में, जैसे अभी भी मैं आपके पास बैठा हूँ, फुल पेन में बैठा हूँ। इस पैर में इतना पेन इस समय है कि इसको एक पूरे एक बहुत मजबूत आदमी ना ऐंठ है, बिल्कुल गन्ने जैसा भी निचोड़ा है तो भी मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, इतना दर्द रहता है। बट वो पार्ट ऑफ लाइफ है 22 साल से। तो वो गोली अंदर गई, वो बाहर नहीं निकली, वो लेफ्ट ग्रेटर सियोटिक नॉच के ऊपर फंसी हुई। अब उसको निकालना थोड़ा कोलेटरल डैमेज का ज्यादा चांस है। कई बार सोचता हूँ निकल जाए, प्लान भी किया, एम्स तो मना करता है। अपोलो हॉस्पिटल ने एक बार प्लान किया था, क्योंकि इधर कुछ हेडेक वेडेक चल रहा था, तो मैं सोच रहा अगर एमआरआई में करा ही नहीं सकता, तो गोली अंदर फंसी है तो एमआरआई होती नहीं है। बिल्कुल। लाइफ में आपको पता है आजकल की लाइफ ऐसी है कि एमआरआई तो जिंदगी में हर किसी की कभी न कभी करानी ही पड़ती है। नहीं जल्दी करानी पड़ेगी, ओल्ड एज में करानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये हमारा बहुत बड़ा हैंडीकैप है कि मेरी एमआरआई नहीं हो पाती, और बुलेट निकालना इज अ बिग चैलेंज। अब 22 साल हो भी गए, वो कौन सी नर्व वगैरह उसके ऊपर वो मतलब अंदर लॉज्ड होके ना, तो पूरी उसके ऊपर
सब कुछ चढ़ गया होगा वो शरीर में, अब वो काट पीट के निकालने में डॉक्टर्स के लिए चैलेंज इतने ज्यादा है कि वही एक वरी है। सर आपको कब पता चला कि गाजी बाबा को आपने मार दिया? देखिए, जो जिस तरह से हम फॉलो अप कर रहे थे उस हिसाब से तो मन में हंच था कि वही होगा। लेकिन जब तक चीजें कंफर्म ना हो आप नहीं कुछ बोल सकते, और खास करके चूंकि मैं इंजर्ड हो गया था तो मैं तो हॉस्पिटल इवैक्यूएट हो गया जी। पता जब चला, जब अगले दिन मेरी सर्जरी के बाद आईसीयू में हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय और 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा वो लोग आईसीयू में मुझे मिलने आए, तो उन्होंने हमारे इंजरीज पे जो कमेंट्स किए और जो उन्होंने सांत्वना दी, वहां उन्होंने डिस्क्लोज किया कि कांग्रेचुलेशंस, डू यू नो whom you have killed? तब उन्होंने बोला he was Gazi Baba and Gazi Baba is history. Gazi Baba is killed. तो वो एक पहला मोमेंट था जिसमें हमको पता लगा कि हाँ कि he was killed in that encounter, और उससे हमारा आमना सामना हुआ है तब। अब गाजी बाबा के बाद जो कश्मीर में शांति हुई 13 साल तक कोई मेजर इंसिडेंट? जनवरी 16 तक पठानकोट अटैक, पठानकोट एयरपोर्ट एयर बेस अटैक तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, और ओवर एयर बेस अटैक भी जैश मोहम्मद का ही किया हुआ है। हाँ, सर्टेन वो भी उसी का है कांड एक तरह से देखा जाए तो। एक तरह से 13 साल तक लीडरशिप उनकी खत्म रही, 16 में फिर वो रिवाइव किए हैं, और अभी 9 साल हो गया। कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटना करने की लीड एजेंसी है इस समय, लीड आउटफिट है जैश मोहम्मद। लश्कर तोयबा तो है ही है, लश्कर तोयबा ने उसके बाद सबसे बड़ा कांड यही किया है जो पहलगाम वाला किया है 22 अप्रैल को, जो हमारे टूरिस्ट 26 टूरिस्ट को उन्होंने बड़े ही दर्दनाक तरीके से मारा है। ये लश्कर का ऑपरेशन है। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए तो 2 जनवरी 16 पठानकोट एयरबेस अटैक, उसके बाद फरवरी 2019 पुलवामा सीआरपीएफ कन्वाई पे अटैक, ये सारे अटैक जैश के ही हैं। मतलब आपने जो 2003 में अगस्त 2003 में जो ऑपरेशन किया था, तब से 13 साल तक जैश मोहम्मद की कमर टूटी रही। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत बड़ा इसका झटका लगा इस ऑपरेशन का। गाजी बाबा की लीडरशिप खत्म होने और उसके साथ 2 और टेररिस्ट मारे ही गए। मतलब जैश को मारा गया, 2 टेररिस्ट जो थर्ड वाला उसके 2 डिप्टी मारे गए, वो भी 2 डिप्टी मारे गए। तो गाजी बाबा की जो पाकिस्तानी सेंट्रिक पाकिस्तान की जो उसकी लीडरशिप थी वो वाइप आउट हो गई, यानी वो फिर 13 साल तक चुप रही, वो 13 साल तक रिवाइव नहीं कर पाई। तो जैश टुक ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड टू रिवाइव इन कश्मीर। गाजी बाबा से बड़ा कोई टेररिस्ट कश्मीर में हुआ है सर? देखिए, अभी टेररिस्ट तो नहीं, मतलब देखा जाए तो लश्कर के भी काफी टेररिस्ट हुए बाद में, बट जो स्टेटस है वेल ट्रेन्ड जिस तरह से वो आर्किटेक्ट लेवल का, क्योंकि अभी देखिए आज की जनरेशन में कोई टेररिस्ट आए भी तो उसने 80 और 90 का अफगान वार उसने नहीं देखा है। कोई भी टेररिस्ट अगर पाकिस्तान से आज के तारीख में आता तो इस जनरेशन का आएगा जो कि 2000 के बाद की पैदाइश होगी। लेकिन जो कश्मीर का फेज 1990 से 2004 का रहा है, उस फेज का वो भी गवाह नहीं है। उसको रेडिकलाइज तो अब कर सकते हैं, उसको एक टेररिस्ट के तौर पे इंडिया में घुसा सकते हैं, लेकिन उसको सोवियत रूस की आर्मी के अगेंस्ट लड़ाई की ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो फेज ही खत्म हो गया, तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। गुरिल्ला वारफेयर से कैसे लड़ना है, दे हैड फॉट इन दैट एरिया। कुछ तो इसमें चेचनिया भी गए थे ये लोग। तो ये लोग ने तो बहुत ही एक टफ वार, जो अलकायदा ले लीजिए, आईएसआईएस, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, और जो मुल्ला उमर का कंप्लीट ग्रुप था, तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये लोग तो उस ग्रुप के साथ लड़े पढ़े कढ़े, ये सब वेल ट्रेंड थे लोग। तो अभी हाल ही में एक मूवी आई है ग्राउंड जीरो, उससे पहले बहुत कम लोगों को, रादर अभी भी मैं कहूँ बहुत कम लोगों को गाजी बाबा के एनकाउंटर, गाजी बाबा के हिस्ट्री या गाजी बाबा के रोल के बारे में बहुत कम पता है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपकी और आपकी टीम ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और इट बिकेम अ हिस्ट्री? देखिए, ये तो एक आई थिंक वेल एक्सेप्टेड जनरल टॉक है और सच्चाई भी है। इसके कई वजह हो सकते हैं। एक वजह ये था कि वो टेररिज्म का बड़ा एक अलग फेज था, तो उस समय टेररिस्ट को मारना और टेरर ऑपरेशंस की उतनी ज़्यादा उसको स्पेस नहीं मिलता था जितना कि आज मिलता है। क्योंकि सीधी बात है कि आई मीन गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेम्बर्ड ओनली इन बैड डेज, तो वो टाइम खराब था तो थोड़ी कम चर्चा होती थी। दूसरा वजह ये था
मतलब ये कहते हुए मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह का ये ऑपरेशन था गाजी बाबा का, उस तरह के ऑपरेशन को उस तरह का स्पेस मिलना चाहिए था। तो वही कहते हैं कि समय के अंधेरे में खो जाती हैं बहुत सी ऐसी ज़मीनें जो आसमां होती हैं। उसके तमाम वजूहात थे, लेकिन इतने साल बाद भी किसी की दृष्टि पड़ी और किसी ने स्टोरी को डेवलप किया, उसका रिसर्च किया, और मैं तो यही कहता हूँ कि ये इतनी रेलेवेंट स्टोरी रही है और ये इतना बड़ा ऑपरेशन रहा है कि ये सन 2000 में जितना समयकालीन था 2003 में इनकाउंटर के बाद भी उतना समकालीन था और 2025 में इतने डेवलपमेंट अप्रैल और मई के महीने में टेररिज्म को लेकर और इंडिया पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो इतने प्रोएक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस हुए हैं, इससे भी उसका रेलेवेंस बना हुआ है, क्योंकि ये वही सिटाडेल है बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का, जो जिसका कि मौलाना मसूद अजहर चीफ रहा है। उसी का राइट हैंड था। इंडियन लैंड पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो भारतीय संसद पर अटैक हुआ वो भी इन्हीं लोगों का किया हुआ था। जिनकी असेंबली अटैक इनका था। उसके बाद इसका सरबराही गाजी बाबा था। तो ये देखा जाए तो ये सारे घटनाक्रम और इसके प्लेयर्स, इसके जितने किरदार हैं ना, ये तब भी पाकिस्तान के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हीरो थे। आज भी ये लोग उनके नजरों में हीरो हैं और इनका एकमात्र टारगेट इंडिया है और हमारी यूनिफॉर्म फोर्सेस, मिलिट्री और सिविल पॉपुलेशन, टूरिस्ट। तो कहने का अर्थ है कि ये कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन इस कहानी की जो थीम है, जो इसका टोटल कंप्लीट फिलॉसफी है इसके पीछे, वो सेम, वो रेलेवेंट है। वो तब भी समयकालीन था, आज भी समयकालीन है। अब सर लास्ट जी, आज हिंदुस्तान की डॉक्ट्रिन टेररिस्ट को लड़ने की थोड़ी सी चेंज हो रही है। बिल्कुल चेंज हो रही है। पहले तो हम अपने कंट्रोल्ड एरियाज के अंदर ऑपरेशन करते थे, अब हम उन एरियाज से हट करके एनिमी कंट्री में, एनिमी ऑक्युपाइड एरियाज में जाकर के ऑपरेशंस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे हम टेररिज्म को कितना ज़्यादा कंटेन कर पाएंगे? क्या सच में इसका लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा? लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा और हमको इसे न्यू नॉर्मल के तौर पे चलाते रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर इससे पहले देखिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच तो सिर्फ झगड़ा आतंकवाद का है। आज की तारीख में मोटा झगड़ा वही है। बिल्कुल। उसके बाद के जो झगड़े हैं वो तो उससे वो सट आउट हो सकते हैं। पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी कार्रवाई से परहेज कर नहीं पाता और मुझे लगता है अभी भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो उसके कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं हैं। जो उसके कंट्रोल में है वो भी भारत के लिए कंट्रोल्ड नहीं है। भारत के लिए उस पर भी उसको ही पॉलिसी है। ये सारे एलिमेंट उसके यहाँ से अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को पता नहीं है चीज़ें। उसके बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, उसको पता नहीं है। उसके टेरर कैंप, उसके लॉन्चिंग पैड से लोग आ रहे हैं, उसको पता नहीं है। उसको सब पता है। उसकी खुद की स्टेट अथॉरिटी ISI उसको ट्रेन कर रही है और सब कुछ कर रही है। तो भारत ने अभी जो अपना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म 2016 से बढ़ाया है, उड़ी से बढ़ाया है भारत ने। और भारत ने जनवरी 16 में पाकिस्तान को 16 में फिर भी मौका दिया। जो SIT बनी थी पठानकोट एयरवेज अटैक को लेके, भारत ने साक्ष्य दिया। साक्ष्य देने के बाद भारत ने कहा कि आप, हमारे इन्वेस्टिगेशन पे आपको भरोसा नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन के हिस्सेदार बन जाओ। आप खुद भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो जाओ और जो साक्ष्य है आप भी एग्जामिन कर लो। ऐसा कौन करता है? वर्ल्ड में किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया है। उसके बाद भी इन्होंने उड़ी किया, उड़ी का कांड किया। तब उड़ी के कांड में पहली बार भारत ने LOC क्रॉस करके जो पैदल इन्फेंट्री के थ्रू रिटेलिएट किया। उसके बाद इसी जैश ए मोहम्मद ने फरवरी 2019 में CRPF के 42 लोगों की हत्या की, जिसमें भारत ने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया, जिसमें POK क्रॉस करके हमारे एयरक्राफ्ट ने अटैक किया टेरर साइट्स पे। और अभी देखिए लश्कर का जो अटैक हुआ है, 26 टूरिस्ट को इन्होंने मोस्ट इनह्यूमन तरीके से कत्ल किया है पहलगांव में। उसके रेटिलेशन में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो बिल्कुल एक नया डायमेंशन है। आप बॉर्डर और LOC क्रॉस किए बगैर जो भी आपने किया, बैठे बैठे किया है। वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी, वॉर ऑफ कॉम्बैट सुपीरियरिटी। जिसकी कॉम्बैट सुपीरियरिटी जितनी ज्यादा है उसको उतना एज मिला। इंडिया प्रिपेयर्ड था और प्रिपेयर्ड होने में एक चीज में इनके फंडा में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि तुम्हारा टेरर साइट अगर पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र में है तो वो हमारे लिए टारगेट है। अभी तक हम लोग POK के बाहर कोई भी क्षेत्र पता था
उसको टारगेट डिक्लेयर करने के लिए 10 बार सोचते थे। तो हमारा टारगेट है और हम उसको अटैक करेंगे। वो उन्होंने किया और जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का अच्छा खासा नुकसान किया। जितना हमारे पहलगाम में हमारे बेगुनाहों की हत्या हुई है, उसका भारत ने 5 या 6 गुना तो कसर निकाल लिया मार करके, जो मेरा अंदाजा है 5 to 6 टाइम्स। जो हमारे लोग जिनकी जाने गई, उनकी जान की तो कोई कीमत दे नहीं सकता, वो ना वापस भी नहीं आ सकते। वो फैमिली पूरे जिंदगी के लिए वो फैमिली दुख में ही रहेगी। लेकिन प्रतिशोध, इससे बढ़िया तो इमोशन कोई है नहीं। जो प्रतिशोध भारत ने लिया, वो प्रतिशोध के साथ भारत ने कई एम साध लिए कि तुम्हारे टेरर कैंप, टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स, आइडियल्स के सेंटर पाकिस्तान के भूभाग के नक्शे में कहीं भी हों, वो हमारे राडार पे हैं। नंबर 2, उनका पूरा ठिकाने का डिटेल हमको पता है। नंबर 3, हम वहां अटैक करने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 4, हम अटैक कर रहे हैं। नंबर 5, हमने अटैक कर दिया, आपको बता रहे हैं। नंबर 6, दोबारा करोगे तो फिर करेंगे, ये भी हम बता रहे हैं। तो ये सारी चीज तो क्लियर कर दिया। अब वेट एंड वॉच है। मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस, ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों रेडी रखनी चाहिए। और पाकिस्तान एक ऐसा भूभाग है और इतने लोगों के जियोपॉलिटिक्स में वर्ल्ड वाइड वहां पर इंटरेस्ट है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जमीन से आने वाले समय में भी हमें चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के लिए हमें मल्टीफोल्ड प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब कि जियोपॉलिटिक्स जो वर्ल्ड की है, वहां पर कोई ना कोई ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के उस टेररिज्म एलिमेंट को फ्यूल करती रहेगी, करेगी, बिल्कुल सपोर्ट भी करेगी, वो करेगी भी। और हमारा आप इसमें भी देख लीजिए, इस वाले में ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देख लिया, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स, वेपन्स, मिसाइल और उनको ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया है। और उनकी सप्लाई जानते हुए भी कि पाकिस्तान भारत में टेररिज्म कर रहा है और वो देश ओपनली कर रहे हैं। उनको क्या टेररिज्म की परिभाषा नहीं पता है? पता है। अपनी ही जमीन पर वो इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो वहां पर उनकी डेफिनेशन अलग है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स है, सबका स्वार्थ है एक दूसरे से। तो स्वार्थ में हमको यही रियलिटी मान के चलना पड़ेगा। हम लोग दुनिया को संत नहीं बना सकते, ये हमारी मूर्खता होगी और हमारी गलतफहमी होगी। पूरे संसार को हम संत के नजरिए से देखें और देखें नहीं वसुधैव कुटुंबकम ही ये भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि इंडिया को वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को भी आगे बढ़ना है, और जो हमारी पुरानी केवल डिफेंसिव पॉलिसी थी, उस डिफेंसिव पॉलिसी को चेंज करके हमने ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद बोला है कि शांति में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन शांति का रास्ता शक्ति होके ही जाता है। ये दूसरा उन्होंने बोला है कि बुद्ध में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन जहां युद्ध की बात आएगी हम बुद्ध को भी लेके चलेंगे, हम युद्ध को भी लेके चलेंगे। ये तो उन्होंने क्लियर बोला है।